हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्वरूप पर। अगर आप सीटेट की या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 6 का आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर आपको करवा दिया गया है। ये आपका फोर्थ चैप्टर है। ये आपका फोर्थ चैप्टर है। तो आप आज फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानचित्र चैप्टर। देखिए इसमें क्या है। इसमें कहा गया है कि पिछले चैप्टर में, यानी पिछले जो चैप्टर में आपको कराया गया, ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। कुछ जब हम पूरी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो हम चाहते हैं कि मानचित्र का प्रयोग करें। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, लेकिन गोलाकार सतह का पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को या कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़े किताब की तरह तथ्य होते हैं, यानी जो एक बड़ी किताब होती है उसकी तरह आपको मानचित्र भी खुला हुआ दिखाई देता है। जब हम मानचित्रों को एक साथ रखकर देखते हैं तब एक एटलस बन जाता है, और एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यानी मानचित्र से क्या क्या होता है, मानचित्र से आपको ग्लोब से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि उनमें से कुछ को नीचे बताया गया है कि कौन कौन से मानचित्र होते हैं। तो देखिए, पहला होता है आपका भौतिक मानचित्र, यानी इसमें क्या कहा है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये किस किस मानचित्र में आते हैं, तो ये भौगोलिक मानचित्र में आते हैं। किस में आते हैं, भौगोलिक मानचित्र में। तो ये आपका भौगोलिक मानचित्र हो गया। उसके बाद है आपका उसके बाद आपका आएगा राजनीतिक मानचित्र। यानी राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद है आपका थीमेटिक मानचित्र। यानी थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग मानचित्र को वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। कितने घटक होते हैं, तो दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी 3 घटक होते हैं इसके। उसके बाद देखिए दूरी क्या है। यानी पहला आपका घटक कौन सा है, दूरी। तो दूरी क्या है, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच को दूरी वास्तविक रहे। तब यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सकता हो। लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, यानी जो आपका स्कूल है और जो आपके घर की जो दूरी है, यानी आपसे आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, तो देखिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। यानी कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। और मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शाया जाता है। यानी 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 5 किलोमीटर के बराबर है। आपका रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस पैमाने में किसी भी मानचित्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों तथा देशों को कागज पर दिखाते हैं तब हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं, उसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। उसके बाद जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग पर, यानी जब आप
एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग पर, जैसे कि आपका गांव, शहर या कागज़ पर दिखाना होता है, तब आप बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्थल अगर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाता है, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। यानी जो आपका जो कम दूरी वाला है उसको क्या कहा जाता है, तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र, और ज़्यादा दूरी वाले को क्या कहा जाता है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है आपका बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यानी जो बड़ा पैमाने वाला मानचित्र है वो छोटे पैमाने की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देता है। अब देखिए यहाँ पे आप एक मानचित्र देख सकते हैं। ये आपको दिखाया गया मानचित्र, जैसे कि आपका विद्यालय हो गया यहाँ पे, यानी स्कूल हो गया, यहाँ पे एक कुआं हो गया, और ये है विकास का घर, ये शीला का घर, ये करीम का घर है, और यहाँ पे है फलोद्यान यानी बाग है, बगीचा है, यहाँ पे दुकानें हैं। ठीक, तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप देखिए करीम के घर से निकल के शीला के घर जाएंगे, शीला के घर से विकास के घर, विकास के घर से आप जाएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे। आपको एक पैमाना दिखाया गया है, यानी आपको एक फिगर दिखाया गया है कि आप कैसे चलेंगे। उसके बाद है आपका दिशा। दिशा क्या है, दिशा देखिए तो अधिकतर मानचित्र में ऊपर ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर दिशा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, यानी आप एक चित्र देखेंगे, यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है इसमें, तो इसमें आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब में पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान द्विग बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रधान द्विग बिंदु कहते हैं। बीच की 4 रेखाएं होती हैं, यानी जो बीच की रेखाएं होती हैं वो 4 होती हैं, उत्तर पूर्व, पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर उत्तर पश्चिम। ये आपकी रेखाएं होती हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही जानकारी का पता लगाया जा सकता है। अब निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तक खेल के मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दूरी। यानी आपको जो ये आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको बताना है क्या क्या बताना है आपको, तो विकास के घर, अब आपको निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाना है। यानी आपको दिशाओं का पता लगाना है कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र का और खेल के मैदान की दिशा को पता लगाना है, और दुकानों से विद्यालय की दिशा का पता लगाना है, जो कि ऊपर आपको जो ये मैप दिया गया है इसमें आपको बताना है। उसके बाद है आपका हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। और उसके बाद है आपका प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, यानी 3 जो घटक थे, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीसरा आपका घटक है, यानी प्रतीक आपका लास्ट घटक है। देखिए इसमें है आपका, ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार से विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाओं और रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। यानी आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं कि ये आपका क्या क्या है। यानी रेलवे लाइन के लिए आपको बड़ी लाइन, ये होती है बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन, और ये रेलवे लाइन, ये आपका रेलवे लाइन है। उसके बाद है सड़कें, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। ये पक्की सड़क हो गई, ये आपकी कच्ची सड़क हो गई। सीमा कौन सी है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये राज्य है, और ये जिला है। देखिए नदी क्या होते हैं, नदी, तो नदी ये है आपका तालाब, नहीं, नदी के बाद कुआं है ये, उसके बाद तालाब है, उसके बाद नहर, उसके बाद पुल। उसके बाद देखिए मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये मंदिर, ये गिरजाघर, ये मस्जिद, ये छतरी हो गया। पोस्ट ऑफिस पीओ, और पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ, और पुलिस स्टेशन पीएस। बस्ती, कब्रिस्तान, तो ये बस्ती होगी आपकी, और ये कब्रिस्तान हो गया। पेड़ ये हो गए, और आपके घास ये हो गए। इन सब चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद है कि द्वारा मानचित्र से प्राप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़
ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक दिख आपको चित्र में दिखाए गए हैं। विभिन्न रंगों का प्रयोग इसी तरह उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए समानतः नीले रंग का प्रयोग जलाशयों, भूरा रंग रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है आपका रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्र- प्रशिक्षण पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप अपने मित्र के घर कैसे पहुंचेंगे? आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। यानी जो आपको मतलब जो बिना आरेख की सहायता से खींचा जाए, यानी बिना किसी आरेखण की सहायता से खींचा जाए, उसको क्या कहते हैं? रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। उसके बाद है आपका खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने पर मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, कि जैसे कि कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है, मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं, जैसा कि जिसे खाका कहा जा सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।